हेलो बच्चों, आइए आज हम परमाणु की संरचना से संबंधित आधुनिक परमाणु मॉडल के बारे में कुछ जानकारी करते हैं, जिससे परमाणु के गुणों को आसानी से समझा जा सके। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस दुनिया के प्रत्येक पदार्थ में छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु यानी कि एटम कहते हैं। अब ये एटम इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं देता है। अब जैसा कि इससे पहले भी हम लोगों ने तमाम परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, समरफील्ड मॉडल। उन परमाणु मॉडलों में इलेक्ट्रॉन को कण मान करके एक्सप्लेन किया गया था। मतलब वो सारे मॉडल इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति पर, पार्टिकल नेचर पर बेस्ड थे। लेकिन आज जैसा कि हम लोगों को जानकारी हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉन तरंग के भी गुण दिखाता है, वेव नेचर भी शो करता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित आधुनिक परमाणु मॉडल श्रोडिंगर द्वारा सन 1926 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इस आधुनिक परमाणु मॉडल के हिसाब से परमाणु कैसा होता है। तो इसमें नंबर एक बात, परमाणु अति सूक्ष्म, बहुत छोटा होता है, गोलाकार, स्फेरिकल और विद्युत उदासीन, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। इसमें दो भाग होते हैं। नंबर एक, बीच का केंद्रीय छोटा सा भाग जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। जैसा कि आज की डेट में हम लोग जान भी चुके हैं कि इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो केंद्रीय छोटा धनावेशित भाग जिसको नाभिक कहते हैं, और दूसरा परमाणु का भाग है नाभिक के बाहर का विशाल त्रिविमीय क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नाभिक के सराउंडिंग में विशाल त्रिविमीय क्षेत्र है, 3 डायमेंशनल एरिया, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में हर जगह। तो उस एरिया में जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इस तरह परमाणु के दो भाग होते हैं। अब दूसरी बात, ये जो विशाल त्रिविमीय क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वास्तव में इसमें कुछ निश्चित ऊर्जा के कोश, शैल या मुख्य ऊर्जा स्तर होते हैं। नाभिक के पास में जो कोश होगा उसे पहला कोश, उसके बाद जो होगा उसे दूसरा कोश, उससे आगे जो होगा उसे तीसरा कोश, उसके बाद जो होगा चौथा कोश, इसी तरह से पांचवा कोश, छठवां कोश और सातवां कोश। अभी तक कुल जितने भी एटम, लगभग 118 तरह के एटम या परमाणु या तत्व खोजे जा चुके हैं, उन सब में अधिकतम 7 कोश तक संभव है, जिन्हें हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से संख्याओं द्वारा या KL MN OP Q आदि अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के कोश हो गए नाभिक के बाहर। कोश यानी कि शैल, SHELL। अब अगली तीसरी बात क्या बताई गई, नाभिक के चारों ओर जो निश्चित ऊर्जा के कोश हैं, इनके अंदर उपकोश अर्थात सब शैल होते हैं, यानी कोश में उपकोश। उपकोशों को अंग्रेजी के अक्षर S P D F आदि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब किसी कोश में कितने उपकोश होंगे यह भी बताया गया कि पहले कोश में केवल एक उपकोश होता है, जिसको बोल देते हैं हम लोग S उपकोश। दूसरे कोश में 2 उपकोश हैं, कौन कौन से, S और P उपकोश। इसी प्रकार तीसरे कोश में 3 उपकोश, कौन कौन से, S P और D उपकोश। और चौथे कोश में होगा 4 उपकोश, कौन कौन से, S P D और F उपकोश। इस प्रकार किसी कोश में उपकोश की जो संख्या होती है उस कोश की क्रम संख्या के बराबर होती है। मतलब पहले कोश में केवल एक उपकोश S उपकोश, दूसरे कोश में 2 उपकोश, कौन कौन से, S और P, तीसरे कोश में 3 उपकोश S P और D, और चौथे कोश में 4 उपकोश, कौन कौन से, S P D और F उपकोश। तो ये हो गए उपकोश। मतलब सब शैल। तो कोश में उपकोश होते हैं, सब शैल। अब
ये बात बिल्कुल क्लियर रखेंगे दिमाग में कि पहले तो परमाणु ही नहीं दिखता, फिर उसमें नाभिक और ये कोश या उपकोश ये दिखना, ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये केवल काल्पनिक है। हाँ, इसके आधार पर हम एटम से संबंधित जो भी बातें हैं उनको आसानी से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि शायद ऐसा ही होता होगा। बहरहाल अब इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि नाभिक के चारों ओर कोश हैं, कोशों के अंदर उपकोश, उपकोशों के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल जिनको कक्षक भी कहा जाता है। तो आकृति के आधार पर 4 प्रकार के परमाणु ऑर्बिटल होते हैं। अब ऑर्बिटल है क्या? तो दरअसल में ऑर्बिटल को जो डिफाइन किया जाता है, तो नाभिक के चारों ओर, किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वह विशाल त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसे ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। और 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं जनाब, 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? उनके संकेत भी वही हैं, अंग्रेजी की स्मॉल लेटर एस, पी, डी और एफ। अब जो एस उपकोश है उसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है। ये मान लीजिए उपकोश है, तो एस उपकोश में एक ऑर्बिटल, पी उपकोश में 3 पी ऑर्बिटल, डी में 5 डी ऑर्बिटल, एफ में 7 एफ ऑर्बिटल। 1 3 5 7 जैसे हम लोग विषम संख्या ऑड नंबर बोलते हैं 1 3 5 7, तो एस उपकोश में केवल एक एस ऑर्बिटल, पी उपकोश में 3 पी ऑर्बिटल, डी उपकोश में 5 डी ऑर्बिटल और एफ उपकोश में 7 एफ ऑर्बिटल। ये बिल्कुल आप उसी तरीके से समझिए, इमेजिन करिए जैसे कि आप ये देखते हैं कि अभी जिला होता है, जिले में होते हैं गांव, गांव में होते हैं घर और घर में रहता है इंसान। ठीक उसी तरह से नाभिक के चारों तरफ होते हैं कोश, कोश में होते हैं उपकोश, उपकोश के अंदर होते हैं ऑर्बिटल और इन ऑर्बिटलों में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि अभी बताया गया आपको, पहले कोश में एक उपकोश, कौन सा उपकोश? एस उपकोश। इस एस उपकोश में कितना ऑर्बिटल? एक एस ऑर्बिटल, तो यानी इसमें एक एस ऑर्बिटल। तो एक तरह से यह कहा जाए कि पहले कोश में केवल एस उपकोश होता है और उसमें एक ही ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल। अब दूसरे कोश में कितने ऑर्बिटल होंगे अगर ये आपसे पूछा जाता, तो दूसरे कोश में हम जान रहे हैं कि 2 उपकोश हैं, दूसरे कोश में 2 उपकोश, कौन कौन से? एस उपकोश और पी उपकोश। और एस उपकोश में ऑर्बिटल होता है 1 और पी उपकोश में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, तो 3 पी ऑर्बिटल, कुल कितने हो गए? 4, यानी दूसरे कोश में कुल 4 ऑर्बिटल। चलिए अब हम लोग तीसरे कोश में, तीसरे शैल में देखते हैं कितने। तो तीसरे शैल में क्योंकि 3 उपकोश हैं, कौन कौन से? एस उपकोश, पी उपकोश और डी उपकोश। अब तीसरे कोश में कोई आपसे ये पूछे कि भाई तीसरे कोश में ऑर्बिटल बताइए कितने होंगे, तो चलिए देखते हैं। तो तीसरे कोश में 3 उपकोश हैं। अब एस उपकोश में हम जानते हैं एक एस ऑर्बिटल होता है और पी उपकोश में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, डी उपकोश में 5 डी ऑर्बिटल। कुल ऑर्बिटल कितने हो गए? 9। 5 3 8 और 1 9, यानी तीसरे कोश में 3 उपकोश और 9 ऑर्बिटल। कौन कौन से ऑर्बिटल? एक एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल और 5 डी ऑर्बिटल। बिल्कुल ढंग से क्लियर करते चलिए इसको, क्योंकि इसी पर आधारित अभी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि वास्तव में तत्वों की जन्म कुंडली कहा जा सकता है। जैसे किसी इंसान की जन्म कुंडली के बारे में आप थोड़ा बहुत सुने होंगे, कहा जाता है कि भाई अगर जन्म कुंडली मालूम हो तो उसका वर्तमान, भूत और भविष्य, पास्ट और फ्यूचर सब कुछ बताया जा सकता है। उसी तरह से अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो उसके सारे गुणों के बारे में बताया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो पाएगा अगर आप ये समझे रहेंगे तब। तो इसलिए ढंग से समझने का प्रयास करिए। चलिए अब देखते हैं चौथे कोश में। चौथे कोश में 4 उपकोश हैं। अब इसमें ऑर्बिटल बताइए कितने होंगे, तो चलिए देखते हैं। एस उपकोश है तो एस उपकोश में हम जानते हैं 1 ऑर्बिटल, पी उपकोश में 3 पी ऑर्बिटल, डी में 5 डी ऑर्बिटल और एफ में
7 f ऑर्बिटल बराबर कितने कुल 16 ऑर्बिटल। यानी चौथे कोश में कुल 16 ऑर्बिटल होते हैं। चौथे कोश में 4 उपकोश, 4 सब शेल और 16 ऑर्बिटल होते हैं। यानी ये हो गए ऑर्बिटल्स, या कक्षक भी कह देते हैं हम लोग इनको, हिंदी में कक्षक बोलते हैं, इंग्लिश नाम है इसका ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ही ज्यादा प्रचलित है, ORBITAL ऑर्बिटल। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कितनी होगी किस कोश में। तो इसके लिए अब यहां पर जैसा कि अभी आपको बताया गया कि नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के कोश होते हैं। कोशों को 1 2 3 4 आदि संख्याओं से या K L M N O P Q आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। कोशों के अंदर उपकोश होते हैं, कोशों के अंदर उपकोश जिनको S P D F अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किसी कोश में उपकोश की संख्या जो होगी उसकी क्रम संख्या के बराबर होती है। अब उपकोश के अंदर ऑर्बिटल है, किस उपकोश में कितने ऑर्बिटल, यह भी आपको बताया गया कि विषम संख्या यानी कि ओड नंबर के हिसाब से। भाई पहले तो 4 उपकोश याद रखिए, S P D F। अब उनके अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे, तो 1 3 5 7, यानी S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 P ऑर्बिटल, D में 5 D ऑर्बिटल और F में 7 F ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे घर के अंदर इंसान पाए जाते हैं, वैसे ही नाभिक के चारों तरफ जो ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे एक घर में जनरली 2 इंसान रहते हैं, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ। अब यहां तो संख्या कुछ प्लस भी हो सकती है, लेकिन बच्चे हों, कुछ परिवार के अन्य मेंबर हों, लेकिन ऑर्बिटल में, किसी एक ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रह सकते, वो भी विपरीत चक्रण वाले, अपोजिट स्पिन वाले। एक क्लॉकवाइज घूर्णन करता रहेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करता रहेगा। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रहे। ऐसा भी हो सकता है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ना रहे, लेकिन 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रहेंगे। बखूबी आप दिमाग में भर लीजिए इस बात को। चलिए, तो अब पहले कोश में हमने देखा अभी कि एक उपकोश है और एक ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल में जैसा कि भी आपको पता चला अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो इसमें यानी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी पहले कोश में एक उपकोश, एक ही ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 2। यानी पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जरा हम इसको देखें तो दूसरे कोश में क्योंकि 2 उपकोश हैं, इन 2 उपकोशों में कुल ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, 4। एक S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल है। तो 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटलों में 4 2 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम देखें तो तीसरे कोश में, तीसरे शेल में कुल ऑर्बिटल कितने हैं, 9। तीसरे शेल में देखिए 3 उपकोश हैं, SPD, और ऑर्बिटल कितना, 1 S 3 P और 5 D, यानी 9 ऑर्बिटल। तो 9 ऑर्बिटल का मतलब 9 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरे कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चौथे कोश में देखिए, अगर हम चौथे कोश में बात करें तो 4, क्योंकि उपकोश हैं। ऑर्बिटल कितने हैं कुल, 16 ऑर्बिटल का मतलब 32 इलेक्ट्रॉन। यानी चौथे कोश में कुल 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो गई वो 2 8 18 32। इस संख्या से आपको कुछ बात याद आनी चाहिए। बोर बरी नियम आपने पढ़ा होगा। बोर और बरी 2 वैज्ञानिकों ने एक नियम दिया था कि किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है। उस नियम के हिसाब से भी अगर हम देखें तो वास्तव में यहां पर विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसी नियम के हिसाब से है। n मतलब कोश की संख्या। जैसे पहले कोश में इलेक्ट्रॉन तो 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोश में 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, आदि आदि। इसी क्रम में एक बात और बताई गई कि किसी कोश में कुल ऑर्बिटल की संख्या अधिकतम n² होती है, जहां n कोश की संख्या है। मतलब जैसे पहले कोश में कुल हमें ऑर्बिटल निकालने हो डायरेक्ट, एक तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि पहले कोश में एक उपकोश,
और एस उपकोष और एस उपकोष में एक ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल है, ऐसे निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी कि पहले कोष में ऑर्बिटल कितने हैं, तो एक का स्क्वायर करिए, एक का स्क्वायर मतलब एक ऑर्बिटल। दूसरे कोष में कुल कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 ऑर्बिटल। तीसरे कोष में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 3 का स्क्वायर बराबर 9 ऑर्बिटल, ये आदि आदि। तो इस तरीके से ये आधुनिक परमाणु मॉडल मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। दरअसल जैसा कि अभी हम लोगों ने शुरू में चर्चा किया था कि आधुनिक परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर बेस्ड है। असल में इलेक्ट्रॉन को पहले कण माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लेकिन आधुनिक खोजों से यह ज्ञात हुआ, यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन तरंग के भी गुण दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कण भी है और तरंग भी है। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। द्वितीय प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इससे संबंधित डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण भी दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जहां लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, तरंग लंबाई है, और h प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट, m कण का द्रव्यमान, v उसका वेलोसिटी यानी वेग, p क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान गुणा वेग बराबर होता है संवेग यानी मोमेंटम, तो p है मोमेंटम या संवेग, यानी mv को ही हम लोग p भी कह सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान गुणा वेग को ही संवेग या मोमेंटम कहा जाता है। अब इस समीकरण से हमें एक बात क्लियर हो रही है, जो डी ब्रोगली साहब ने समीकरण दी उससे एक बात क्लियर हो रही है, क्या कि किसी कण के द्रव्यमान में और उसकी तरंग दैर्घ्य में यानी तरंग लंबाई में, वेवलेंथ में अपोजिट रिलेशन है, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। मतलब यदि किसी कण का द्रव्यमान मास ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, इतनी कम कि उसको शायद मेजर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि कण का द्रव्यमान कम है तो उसकी तरंग लंबाई, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ अधिक होगी, मेजरेबल वेवलेंथ होगी। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.0005486 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, यानी 0.0005486 AMU, मतलब 1 AMU भी नहीं, 1 AMU से भी बहुत कम। और AMU जानते हैं आप, AMU भी द्रव्यमान का मात्रक है। 1 AMU बराबर 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। 1 AMU में 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम होते हैं, यानी 1 ग्राम का मोटा मोटा 1 ग्राम का 1 के बाद 24 जीरो लगा दीजिए, उतना हमारा हिस्सा। अब 1 ग्राम जानते हैं कितना वजन, कम वजन होता है, तो उसके बाद 24 जीरो लगाइए, जो संख्या आएगी उतना हमारा हिस्सा जो होता है वो 1 AMU, मतलब बहुत छोटा मात्रक है द्रव्यमान का। तो बहरहाल तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चूंकि बहुत कम है, अतः उसकी एक मेजरेबल वेवलेंथ आती है। इस तरह से मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये आधुनिक परमाणु मॉडल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्वांटम संख्याएं, इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।